चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तो मिनरल्स नहीं पढ़े हैं। जनरली क्या होता है कि जब आप बचपन में पढ़े होंगे तो विटामिन एंड मिनरल्स साथ पढ़े होंगे, है ना। तो लगभग विटामिन एंड मिनरल्स का जो फंक्शनिंग है वो लगभग सेम है, दोनों का लगभग सेम काम है। वो भी इम्यूनिटी में काम करता है, ग्रोथ में काम करता है, तो ये भी यहाँ पे लगभग सेम काम करता है। इसका भी काम है स्ट्रॉन्ग बोन्स, स्ट्रॉन्ग टीथ या कोई भी ग्रोथ में काम करना। तो मिनरल्स का भी लगभग यही काम है, बट दोनों में डिफरेंसेस हैं कि विटामिन फिर जब काम एक ही है तो क्यों हम अलग अलग पढ़ते हैं, विटामिन अलग क्यों, मिनरल्स एक ही में क्यों नहीं पढ़ते। तो दोनों में थोड़ा स्लाइट डिफरेंसेस हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम जानते हैं कि मिनरल्स है क्या। तो इससे पहले आप क्या देखें कि विटामिन जो था उसका जो फूड सोर्सेस थे वो कहाँ से थे, मेनली फ्रॉम कहाँ, ऑर्गेनिक फूड से। ऑर्गेनिक फूड है। और ये क्या था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से है मेनली। जो मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, जनरली सॉइल से, रॉक से, इस टाइप से चीज करते हैं। बट यहाँ पे भी जो मिनरल्स है वो कोई कोई फूड सोर्सेज से भी लेते हैं हम लोग, बट मिनरल्स का जो मेन सोर्सेज है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से है। तो मेनली हम क्या देखते हैं कि जो भी मिनरल्स है, जो भी मिनरल न्यूट्रिशन हम लेते हैं वो कहाँ से मिलता है, फूड फूड सॉइल से मेनली रहता है, कोई भी इनऑर्गेनिक जगहों से मिलता है। तो इसका मेन क्या है कि कोई भी फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं, वाइटल्स, बहुत सारे वाइटल फंक्शनिंग हम कर रहे हैं जो विदाउट मिनरल्स पूरा नहीं हो सकता। कोई भी एक न्यूट्रिशंस के बिना पूरा नहीं हो सकता, तो मिनरल्स का भी उसमें उतना ही हाथ है। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसा फंक्शंस है। तो बहुत सारे बायोकेमिकल्स रिएक्शन है। अब ग्लाइकोलाइसिस देखिए, तो ग्लाइकोलाइसिस स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा है। फॉस्फेट क्या है, फॉस्फोरस क्या है, मेनली फॉस्फोरस। फॉस्फोराइलेशन जो हो रहा है तो उसमें फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा है, इस फॉस्फोरस का एडिशन हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शन कैटलाइज कर रहा है। तो ये क्या है, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोरस एक मिनरल है, तो वो बायोकेमिकल में पार्ट कर रहा है। बहुत सारा ऐसा रिएक्शंस है, उससे पहले भी बहुत सारा रिएक्शन पड़े जहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, डिफॉस्फोराइलेशन हो रहा था, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन पड़े। तो बायोकेमिकल रिएक्शन में काम कर रहा है। बोन्स का कैल्सिफिकेशन में काम कर रहा है। टिश्यू चैप्टर में आपने पढ़ा होगा बोन के बारे में। बोन क्या है, कैल्शियम और फॉस्फेट का मास से बोन का फॉर्मेशन होता जनरली हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट। हाँ बहुत सही, हाँ गौतम जी सही बोले कि टिश्यू में पढ़े हैं, मतलब कनेक्टिव टिश्यू है हमारा। और उसका जो आप पढ़े होंगे एसीएम, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो, उसमें बहुत ज्यादा कैल्सिफाइड मैट्रिक्स है। तो कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन में कैल्शियम क्या है, कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन में जो काम आया वो कैल्शियम क्या है हमारा, मिनरल्स है। तो मिनरल्स ऐसे है। ही हमारा बहुत सारा एक्टिविटीज है जहाँ पे हमारा मिनरल्स का प्राइम रोल है, मेजर रोल है। ओके, तो आई थिंक मिनरल्स क्या है वो सब समझ चुके हैं। मिनरल्स क्या है मिनरल्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि बॉडी के प्रोसेसेस में, हाँ बहुत सारे फंक्शंस फंक्शनिंग में में होता काम है। करता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में काम करता है, ग्रोथ में काम करता है, और भी बहुत सारा है। ब्लड कोगुलेशन है, एसिड बेस बैलेंस है, बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत सारा वाइटल काम है जहाँ पे मिनरल्स हमें मदद करता है। तो अब मिनरल्स का मेन नेसेसरी कितनी वजह से है, तो फर्स्ट क्या है कि बोन, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए कैल्सिफिकेशन, बोन्स के कारण बोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं टिथ में। उसके बाद है कि कोई भी जो बॉडी फ्लूइड्स है वो इनर आ रहा है या एक्स्ट्रा सेलुलर जो भी जहाँ पे जा रहा है, तो वहां पे भी हमारा मिनरल्स की वजह से ही हो रहा है। उसके बाद जो भी फूड को हम जो खा रहे हैं, जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस भी हो रहा है, तो उसका भी स्टेप में कहीं ना कहीं बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि वहां पे भी क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, डिफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, या फिर उल्टा भी जा रहे हैं, क्या ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ रहे थे, तो वो भी उल्टा जब जा रहा है तो वहां पे भी फॉस्फोराइलेशन, डिफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो ये मेन उसका फंक्शन है, बहुत सारे वाइटल फंक्शंस है।
तो अब इन दोनों में क्या है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स में दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो जब हम केमिकल कंपोजिशंस में जाते हैं क्या चीज का बना है, तो विटामिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिशंस का है, उसका बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मिनरल्स मेनली एलिमेंट टाइप का है, सिंगल एटम्स का बना है। तो अब मिनरल्स क्या है, सिंपल है। दूसरा, विटामिन हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मिनरल्स क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। सोर्सेज जब हम देखते हैं तो ये प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज से मुख्यतः आते हैं, और जो मिनरल्स है वो हमारा सॉइल रॉक से आता है। बट यहाँ पे हम जितने सोर्सेज लेते हैं मिनरल्स के, तो हम ट्रेसेस अमाउंट में लेते हैं, जो हमको कहीं ना कहीं प्लांट सोर्सेज से या एनिमल सोर्सेज से मिलता है, जो हम खाने में लेते हैं। उसके बाद क्या है कि विटामिन जो है उसको ओवर कुक कर देंगे या कोई केमिकल रिएजेंट्स से वो इजिली डिस्ट्रॉयड, वो जल्दी नष्ट हो जाता है। बट जो मिनरल्स है उस पर जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता, वो इन सब चीजों से खुद का बचाव करता है, क्योंकि वो मेनली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो मेनली एलिमेंट्स का बना है। तो वहां पे क्या है कि उसको धूप से, बहुत ज्यादा हीट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, या कोई भी केमिकल रिएजेंट से उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे लिए सारे विटामिन बहुत ही नेसेसरी है, बट हमारे लिए सारे मिनरल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे विटामिन का थोड़ा वैल्यू बढ़ जाता है मिनरल्स की तुलना में। तो अब जैसे क्लासिफिकेशंस किए थे हम विटामिन में, तो वहां पे क्या क्लासिफिकेशंस किए थे, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, है ना। जो फैट्स में सॉल्युबल था, दूसरा वाटर सॉल्युबल था। और यहाँ पे हम कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं, मैक्रो में और माइक्रो में। मैक्रो मतलब लार्ज मिनरल्स, जिसको हम बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे बॉडी को, और माइक्रो जो एकदम ट्रेसेस एलिमेंट है, जो बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी में, डेली रिक्वायरमेंट्स इसका बहुत ही कम है, और उतना कम में ही हमारा फुल्ली बॉडी का फंक्शनिंग प्रॉपर रूप से हो रहा है, दैट इज माइक्रो मिनरल्स। और जो थोड़ा ज्यादा अमाउंट में हमको चाहिए, जो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो मिनरल्स। तो जनरली क्या है, 100 mg पर डे से जो भी चीज ज्यादा चाहिए वो हमारा मैक्रो मिनरल्स है। जो 100 mg पर डे से कम चाहिए वो हमारा माइक्रो मिनरल्स है। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है? नो मैम। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स है, कैल्शियम है, पोटेशियम, सोडियम, ये मैग्नीशियम, ये सब क्या है, हमारा मैक्रो मिनरल्स है, जो हमको ज्यादा अमाउंट में चाहिए। और माइक्रो मिनरल्स में कॉपर है, आयोडीन है, सेलेनियम है, तो ये सब हमको कम अमाउंट में चाहिए। तो अब हम एक एक करके सारे मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक कभी कभी कंफ्यूजन होता है आयरन के बारे में। तो आयरन क्या है हमारा, तो आयरन हमारा माइक्रो मिनरल्स है, ट्रेसेस अमाउंट में ही चाहिए हमको। तो आयरन हमको हमारा माइक्रो मिनरल्स है। एक्चुअली क्या है कि आयरन, जो भी आयरन है, तो वो हम लोग कभी कभी आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो भी लेते हैं, तो वहां पे हमको लगता है कि वो मैक्रो मिनरल्स है, मतलब ज्यादा अमाउंट में चाहिए, बट हमको आयरन ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। वो जो माइक्रो मिनरल्स है उसके लाइनअप पे हमको चाहिए होता है माइक्रो मिनरल्स। तो इसलिए आयरन जो है जनरली हमारा बीच में एग्जिस्ट करता है, बट हम उसको पढ़ते हैं माइक्रो मिनरल्स के अंतर्गत ही, ट्रेस मिनरल्स के अंतर्गत ही। यहाँ तक में किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। उसके बाद अब है फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस है मेनली। तो कुछ एक पॉइंट है कि अब ऑस्मेटिक प्रेशर्स को बैलेंस करना है, ब्लड का ऑस्मेटिक प्रेशर्स को बैलेंस करना है, तो उसमें काम आ रहा है। तो उसमें जनरली हमारा सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोरीन आयन और पोटेशियम आयन काम देता है। उसके बाद ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है, तो ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मेनली हमारा ब्लड के रूप में फॉर्म हो रहा, ट्रांसपोर्ट हमारा हमारा पूरा बॉडी में। तो ऑक्सीजन मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता, सॉरी, ब्लड हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, चाहे वो कोई भी चीज रहे, ऑक्सीजन रहे, न्यूट्रिएंट्स रहे, ड्रग्स रहे, कोई भी चीज रहे, तो वो ब्लड में घुल के पूरे शरीर में जाता है। तो ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट वही करता है। बट ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, बट ब्लड में किस वजह से और ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऑक्सीजन का, हीमोग्लोबिन की वजह से। जब हीमोग्लोबिन के बारे में हीमोग्लोबिन।
ज्यादा पढ़ेंगे तो वो उसमें आपको पता चलेगा कि वो हेम कंपाउंड्स का बना है, दैट इज आयरन कंपाउंड्स का बना है। तो इनडायरेक्टली वहां पे कौन काम कर रहा है? आयरन काम कर रहा है। तो अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी फंक्शन है हमारे बॉडी का, तो उसमें आयरन काम कर रहा है। टिश्यूज या बोन्स का अगर ग्रोथ या मेंटेनेंस कर रहा है तो वो भी हमारा मिनरल्स कर रहा है, उसमें मेनली काम कौन कर रहा है? कैल्शियम आयन काम कर रहा है। नर्वस सिस्टम का वर्क सही से फंक्शनिंग कर रहा है तो वो भी हमारा कैल्शियम आयन काम कर रहा है। मसल कंट्रक्शन का कर रहा है तो कैल्शियम आयन कर रहा है। यहाँ पे देखिए जो चीज बहुत ज्यादा यूज हो रहा है दैट मीन्स कि उसकी जरूरत हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में, नर्वस सिस्टम में, टिश्यूज के मेंटेनेंस में, सब जगह देखिए आप कैल्शियम यूज हो रहा है। तो यहाँ से हमको वैसे ही समझ में आ रहा है ये हमारा क्या होगा, क्या होगा? मैक्रो मैक्रो मिनरल्स होगा ना, ज्यादा अमाउंट में हमको लग रहा है। वैसे ही हमारे साथ ये सोडियम आयन भी बहुत लग रहा है, पोटेशियम आयन भी लग रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए भी लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी हमारा मैक्रो मिनरल्स होगा। फिर एसिड बेस का बैलेंस अगर हो रहा है, बफर हमारा ब्लड का, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ रहा है, बफर मेंटेन है हमारा बॉडी का, जितना भी पूरा बफर सिस्टम हमारा बॉडी का मेंटेन है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं है हम हमेशा कोई बहुत से साइट्रिक एसिड वाला चीज बहुत खा लिए, वो बहुत ज्यादा खा लिए, उसका पीएच कम हो रहा है आपके बॉडी में, लेकिन उस पे आपके बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर वो आयंस है जो मेंटेन कर दे रहा है। तो एसिड बेस बैलेंस हो रहा है, पता चलेगा। कभी कभी हमारे बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है, तो बट नॉर्मल नॉर्मल फंक्शनिंग में क्या हो रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है। ब्लड कोगुलेशन है, उसमें कैल्शियम आयन काम कर रहा है। कार्डिक एक्टिविटी है, उसमें कैल्शियम आयन काम कर रहा है। मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स का है तो उसको मैच्योर होने के लिए कौन? जिंक आयन काम कर रहा है। थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में तो वहां पे आयोडीन काम कर रहा है। तो ये सब मेन फंक्शनिंग है कि मिनरल्स का क्या क्या यूज है। इससे भी ज्यादा यूज है जो हम पर्टिकुलर एक मिनरल्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम एक एक करके मिनरल्स पढ़ेंगे। आयोडीन तो मैक्रो मिनरल्स हो जाएगी ना मैम? नहीं नहीं, आयोडीन तो माइक्रो माइक्रो कम अमाउंट में हमको चाहिए। तो कहीं आपको ज्यादा यूज वही दिख रहा है, बस थायराइड में ही काम आपको दिख रहा है आयोडीन का, तो वो T3 T4 जनरेशन में जनरली आयोडीन का काम होता है, तो माइक्रो। यहाँ तक में किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है? अब आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तो क्वेश्चंस मेनली क्या आएंगे कि आपको जैसे कैल्शियम के बारे में, इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, जब भी आएगा 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या बहुत हुआ तो 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या क्वेश्चन किया जाएगा कि इसका सोर्सेस क्या है, जैसे कैल्शियम, राइट अबाउट सोर्सेज ऑफ कैल्शियम और उसका रिक्वायरमेंट कितना है एंड इट्स डेफिशिएंसी डिजीज, इतना क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। तो इसी टाइप से ये जो चैप्टर है, बाकी ये याद करने वाला ज्यादा है, सोर्सेस और इसके कारण डेफिशिएंसी डिजीज क्या हो रहा है वो सब आपको याद करना पड़ेगा, फंक्शंस भी पूछ सकता है आपको। तो इसमें हम उतना ही डालें जितना आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो अब हम कैल्शियम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊपर देखेंगे कितना ज्यादा कैल्शियम्स का यूजेस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है ये हमारा क्या है, मैक्रो मिनरल्स है, इसका रिक्वायरमेंट्स हमारे बॉडी में ज्यादा है। अब ये सोर्सेस कहाँ है? तो सोर्सेस हम ये अभी पढ़ रहे थे कि आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं जब क्या मिनरल्स का, तो जनरली आप पढ़ाई की सॉइल से आ रहा है, रॉक से आ रहा है, तो फिर ये मिल्क प्रोडक्ट, बीन्स, लीफी वेजिटेबल्स में क्यों है ना? तो अब हम पत्थर तो खा नहीं सकते या मिट्टी तो खा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका वैसा सोर्सेज ढूंढते हैं जहां पे ये अवेलेबल हो, है ना। तो जहां पे ये अवेलेबल हो तो वैसे सोर्सेज हम अडॉप्ट करते हैं खाने के लिए। तो अब कैल्शियम कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो सभी को पता है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ है? कहाँ है कैल्शियम सबसे ज्यादा? मिल्क में मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा कैल्शियम है। उसके बाद बीन्स में है, लीफी वेजिटेबल्स में, एक योल्क में है। तो ये सब सोर्सेज हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में सोर्सेज जरूर आएगा, फंक्शन लिखने जरूर आएगा, डेफिशिएंसी डिजीज लिखने जरूर आएगा एग्जाम, जैसे कि कैल्शियम और फास्फोरस का लिखने आ जाएगा 4 मार्क्स में। तो आपको ये तीनों चीज का फंक्शंस, 4 पॉइंट फंक्शंस लिखिए, सोर्सेज लिखिए, 3-4 सोर्सेज लिखिए, और डेफिशिएंसी डिजीज जो भी हो रहा है वो लिखिए, ठीक है। तो अब ये सोर्सेज
कैल्शियम का तो याद करना बहुत आसान है क्योंकि सभी को पता है मिल्क में कैल्शियम है, मिल्क प्रोडक्ट में कैल्शियम है। और एक दो चीज याद रखिए, बीन्स है, लीफी वेजिटेबल्स है, और जो कॉमन चीज है उसको तो बिल्कुल ही याद रखिए कि जैसे आप हमेशा बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन ए का जो सोर्सेज है, मेन सोर्सेज क्या है, कैरेट, सभी को ही पढ़ते आ रहे हैं, गाजर, हाँ। तो इस टाइप का एक दो सोर्सेज याद रखिए, बाकी का जो है वो कुछ भी बिठा देंगे तो चलेगा, ठीक है, उतना आदमी को याद नहीं रहता। बस एक दो सोर्सेज जैसे कि कैल्शियम है, मिल्क प्रोडक्ट, ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता है कैल्शियम है, मिल्क प्रोडक्ट है, बाकी कुछ सोर्सेज लिख देंगे, मिल्क नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सोर्सेज आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि एब्जॉर्प्शंस, अब एब्जॉर्प्शंस का बॉडी में कहाँ हो रहा है, तो मोस्टली एब्जॉर्प्शन जितना भी हो रहा है आपके बॉडी में वो कहाँ हो रहा है, खाने का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, सारा एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। बट एग्जाम में क्या है कि एब्जॉर्प्शन एक्सप्रेशन नहीं आता है, तो बस आप जान लीजिए, ऐसे नहीं भी लिखेंगे तो ये बात तो सभी को पता है कि जो डाइजेशन प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन किसी का नहीं भी याद है तो स्मॉल इंटेस्टाइन लिख देंगे, गलती से एग्जाम में आ गया तो। एक्सप्रेशन कहाँ होगा, तो एक्सप्रेशन के लिए हमारे बॉडी में क्या है, दो तीन जगह है। पहला तो फेसेस के थ्रू होगा, वेस्ट मटेरियल के थ्रू होगा, दूसरा यूरिनेशन के थ्रू होगा, और कुछ एक चीज बच जाता है तो वो कहाँ से होता है, स्वेटिंग के द्वारा होगा या एक्सेल के द्वारा होगा। जो भी गैसियस प्रोडक्ट है मेनली वो एक्सेल के द्वारा होता है, सांस छोड़ते हैं उसके द्वारा होता है, बट वो गैसियस प्रोडक्ट के लिए, लेकिन ये तो गैसियस प्रोडक्ट है नहीं, ये तो हम खा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ से जाएगा, फेसेस से जाएगा या यूरिनेशन से जाएगा। अब रिक्वायरमेंट्स है, तो रिक्वायरमेंट्स एडल्ट मेन और एडल्ट वुमेन में कितना है, 800 mg पर डे, 800 mg पर डे। और हमारा क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो हमको 100 mg पर डे से ज्यादा चाहिए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 800 mg पर डे है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत आएगा ये। तो ये तो एडल्ट मैन एंड वुमेन्स के लिए है, बट कुछ एक स्पेशल कैटेगरीज हैं जिनको ज्यादा चाहिए। जैसे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी, वो दूध पे ही रहता है, न्यूबॉर्न बेबी से लेके 2-3 साल तक वो बच्चा दूध पे ही ज्यादा रहता है, उसको कैल्शियम की बहुत जरूरत है क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रोसेस होना है, बोन्स का स्ट्रॉन्ग बनना है, टिथ आना है। तो बच्चे में, प्रेग्नेंट वुमेन में और लैक्टेटिंग वुमेन में कितना होना चाहिए, 800 से 1200 mg पर डे। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? नो मैम। नो मैम। उसके बाद फंक्शंस है, फंक्शंस में क्या क्या फंक्शंस है, तो सभी को पता है, दो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम का, वो सभी को पता है, बोन के लिए और आपके टीथ के लिए ये बहुत जरूरी है कैल्शियम। क्या उसके बाद क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। ब्लड कॉगुलेशंस आप में पढ़े होंगे, ब्लड कॉगुलेशन प्रोसेस पढ़े हैं, कैसे फिब्रिन नो मैम, बनता अभी है, नहीं पढ़ाया गया। फिब्रिनोजेन, फिब्रिन बनता है। तो वो एक कैस्केड प्रोसेस है, वो लंबा प्रोसेस है। आपको दिखता है कि हाँ ब्लड जम गया, कुछ कटा और कुछ देर ब्लीडिंग होने के बाद ब्लड जम गया, लेकिन क्यों जमता है, वो एक लंबा प्रोसेस है, वो सर पढ़ाएंगे आपको हैप में। तो वो उसको हम लोग कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं, कोगुलेशन, कैसे कोगुलेशन होता है। तो उसमें एक नेटवर्क एक थ्रेडिंग फॉर्म करता है, उसमें जाके फिर ब्लड सेल जाके जमता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको जो कैरिड आउट करता है उसके लिए हमको कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, वहां पे कैल्शियम की जरूरत पड़ती है ब्लड कोगुलेशंस में, तो ब्लड क्लॉटिंग में जरूरत पड़ती है। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए हमको कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमको, मसल कॉन्ट्रैक्शन भी आप हैप में पढ़ेंगे कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, या 12th में भी आप पढ़े होंगे, तो 12th या 11th में है शायद। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन अभी जो नहीं भी पढ़े होंगे 11th 12th में वो हैप में पढ़ लेंगे। तो मसल कॉन्ट्रैक्शंस में भी जरूरत पड़ती है कैल्शियम की, कैसे कैल्शियम काम कर रहा है, कोई एक एंजाइम्स को एक्टिवेशन के लिए जो यहाँ पे कोएंजाइम्स के रूप में ये काम कर रहा है, तो वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, या नर्व फाइबर को एक्साइट होने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। एक मिनट, तो उसके बाद है यहाँ तक में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है?
नो मैम। ओके, तो अब यहाँ पे मेन, यहाँ तक अब हम समझ गए कि ये इसका फंक्शंस है। फंक्शन इंपॉर्टेंट है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है और सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अब कैल्शियम्स के लिए क्या क्या डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स क्या क्या है। डेफिशिएंसी मतलब इसकी कमी के कारण क्या क्या हो सकता है, या डेफिशिएंसी या इससे ज्यादा की वजह से भी क्या क्या हो सकता है। डिसऑर्डर्स में जनरली हम यही पढ़ते हैं कि इसके कमी या ज्यादा होने से क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज रिकेट्स। तो रिकेट्स क्या है कि रिकेट्स, किन्हीं को पता है रिकेट्स क्या है? बच्चे में बोन सॉफ्ट होने के कारण उनका बोन फ्लेक्सिबल हो जाता है, मतलब कि लेग स्ट्रेट नहीं रहते उनके। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ओके, तो गौतम जी आप कुछ बोल रहे थे? ओके, तो रिकेट्स में क्या है कि अभी कैल्शियम्स का जो मेजर रोल है वो कहाँ है, टीथ में है और बोन्स में है। तो फर्स्ट जो है वो हमारा, इसे जितने भी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं तो क्या होंगे, तो बोन रिलेटेड होंगे या टीथ रिलेटेड होंगे। तो हमारा क्या होता है कि इसकी कमी से जनरली बोन्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता, कैल्सिफिकेशन नहीं हो पाता। कैल्सिफिकेशन के कारण ही हमारा जो बोन है वो हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर कैल्शियम नहीं रहेगा तो क्या होगा, हार्ड नहीं होगा। हार्ड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, बोन सॉफ्ट हो जाएगा। अगर बोन सॉफ्ट हो जाएगा तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि आपका जो ये रिजिड पोस्चर है वो क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल होगा। जैसे झुकेंगे वैसे वो वैसा हो जाएगा आपका बॉडी। आपका लेग अभी स्ट्रेट है, उस वक्त क्या हो जाएगा, बोर्ड टाइप का हो जाएगा, एरो बन जाएगा। तो ये नॉर्मल आप सोचिए। और कैल्सिफिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो क्या होगा, थोड़ा धक्का कोई मारा तो टूट जाएगा कोई भी चीज, बोन टूट जाएगा ना, दांत टूट जाएगा, थोड़ा सा भी प्रोशन में थोड़ा खाना नहीं खा पाएंगे, कोई भी चीज टीयर अप करना चाहेंगे तो टूट जाएगा, दांत टूट जाएगा। तो वैसे ही ये सारा जो भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे वो किसकी वजह से होंगे, कैल्शियम की वजह से होंगे। तो फर्स्ट वन इज रिकेट्स। तो रिकेट्स में क्या है कि जनरली विटामिन डी के डेफिशिएंसी के अंतर्गत भी हम पढ़ते हैं, बट कैल्शियम के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारा बोन्स है वो वीक हो जाता है। वो जो चिल्ड्रंस में है, चिल्ड्रन रिकेट्स जनरली चिल्ड्रंस में होते हैं, तो वहां पे क्या है कि वीक हो जाते हैं। अब एक चीज और है कि विटामिन डी और कैल्शियम और विटामिन सी जनरली रिलेटेड है। विटामिन सी चाहिए विटामिन डी के लिए एब्जॉर्प्शन होने के लिए, वैसे ही विटामिन डी हमारा बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। अगर आप कोई भी चीज सप्लीमेंट लेते हैं कैल्शियम, तो अगर आपको विटामिन डी नहीं मिल रहा है तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, फिर वो बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मोस्टली क्या है कि विटामिन डी का डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है रिकेट्स, बट अगर आप कैल्शियम नहीं ले रहे हैं तो वहां पे क्या है कि उस वक्त भी बहुत ही विटामिन डी ले लीजिए, बट कैल्शियम नहीं लीजिए, आप मैलन्यूट्राइज्ड हो जाएंगे। तो वहां पे क्या है कि आपका जो जनरली ये बीमारी बच्चों का है, रिकेट्स बच्चों का भी बीमारी है, उसमें क्या हो रहा है कि सॉफ्ट हो जा रहा है, जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो रहा है, काफी वीक हो जा रहा है। तो ये हमारा रिकेट्स। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जनरली ओल्ड एज में होता है। तो इसमें क्या होता है कि बोन जो है कैल्शियम की कमी के कारण क्या है, बहुत ही वीक और ब्रिटल हो जाता है। बहुत वीक हो जाएगा, कैल्शियम नहीं है, बोन में कैल्सिफाइड नहीं होगा, तो वो क्या होगा कि थोड़ा धक्का लगेगा बोन टूटने लग जाएगा। इसलिए जो बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं उसमें क्या है कि बहुत जल्दी टेंडेंसी होता है बोन टूटने का, बहुत जल्दी थोड़ा सा गिरते हैं बोन टूट जाता है, क्योंकि उनका हड्डी बहुत कमजोर हो गया रहता है, कैल्सिफिकेशन खत्म होने लग जाता है बोन्स का। उसके बाद है हाइपोकैलेमिया। तो एक चीज है कि हाइपो एंड हाइपर, दो चीज है। तो हाइपो मतलब क्या है कि कोई भी चीज की कमी होना, और हाइपर क्या है, ज्यादा होना, है ना। तो हम लोग कभी बोलते हैं ना हाइपर हो गया मतलब बहुत गुस्से में आ गया, तो वैसे यहाँ पे क्या है, हाइपो मतलब कोई भी चीज का कमी होना, और दूसरा है हाइपर, कोई भी चीज का ज्यादा होना। अब हमारे बॉडी में क्या है कि बहुत सारे चीज एक नॉर्मल रेंज में हर एक चीज प्रेजेंट है, तो उस अगर नॉर्मल रेंज का जो मिनिमम पॉइंट है उससे अगर कम हो गया तो क्या है, वो चीज हो गया, हमारे बॉडी में उसकी कमी हो गई। और जो एक रेंज है
जो मतलब वो हाईएस्ट लेवल पे है उससे अगर ज्यादा हो गया तो वो हमारा क्या है, एक्सट्रीम लेवल से ज्यादा हो गया तो हाइपर हो गया। हाइपर। तो वैसे ही हमारे बॉडी में कैल्शियम को कितना होना चाहिए, 2.1 से 2.6 मिलीमोल पर लीटर, मतलब इतना मिलीमोल 1 लीटर ब्लड में होना चाहिए। अगर 2.1 से कम हो गया इसका मतलब क्या है, हाइपोकैल्सीमिया हाइपो हो हो गया, या हाइपर कैल्सीमिया अगर उससे ज्यादा हो गया, हाइपर नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो गया। यहाँ पे एक चीज है कि हर किसी में एक रेंज है, अगर आप वो रेंज याद नहीं कर सकते, जैसे 2.1 से 2.6 वैसे कुछ फास्फोरस में होगा, वैसे कुछ आयरन में होगा, तो ये याद करना मुश्किल है क्योंकि इतने सारे रेंजेस है, आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप सीधा लिखेंगे कि अगर नॉर्मल रेंज से वो कम हो गया तो वो हमारा क्या हो गया, हाइपो हो गया। एवरेज लेवल जितना भी हमारे ब्लड में होना चाहिए, प्लाज्मा में होना चाहिए, फ्लूइड्स में होना चाहिए, अगर उससे वो कम हो गया एवरेज रेंज से, इसका मतलब है वो हाइपो हो गया। अगर उससे ज्यादा हो गया तो उसका मतलब है हाइपरकैल्सीमिया हो गया। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? नो मैम। ओके। नो मैम। उसके बाद है टिटेनियम। टिटेनियम भी जनरली हमारा क्या है कि हाइपोकैल्सीमिया का ही एक पार्ट है, जिसमें कि हमारे बॉडी में लो कैल्शियम हो जाता है। तो कैल्शियम जैसे कम होने लग जाता है हमारे बॉडी में, चाहे वो कोई भी रीजन से होने लग जाए, अगर इंस्टेंट में हुआ तो हमारा क्या है कि स्पाज्म होने लग जाता है, ऐंठन होने लग जाता है, क्रैम्प्स होने लग जाता है, हमारा जो वॉइस बॉक्स है उसका स्पाज्म होने लग जाता है, वॉइस बॉक्स यहाँ पे है उसका स्पाज्म, जब वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है, हम फिर क्या होता है कि लड़खड़ाने लग जाते हैं बोलने में। उसके बाद क्या है कि हमारा ट्विचिंग होने लगता है पूरे बॉडी में, जैसे कभी कभी आप देखते हैं ना आपके आंख फड़फड़ाने लग जाता है, वैसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो फड़फड़ाने लग जाता है, वहां पे न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस आने लग जाते हैं, ट्विचिंग इफेक्ट आने लग जाता है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, कैल्शियम की वजह से हो रहा है। कोई कंफ्यूजन? कभी कभी आप देखते होंगे ना कि आपके पैर में शून्य पड़ जाता है, या कभी कभी क्या लगता है कि वो कुछ पिन 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 टाइप का कुछ भूका जा रहा है, ऐसा कुछ लगता है ना। तो ये सारा क्या है कि इंस्टेंट में कैल्शियम की कमी से हो रहा है। ये बहुत ज्यादा वाइटल नहीं है, बट वो इंडिकेशन देता है कि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है, फिर आप कैल्शियम सप्लीमेंट लीजिए, फिर ठीक हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? जितने भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स है उनको ठीक करने के लिए क्या है, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है तो हाइपर हुआ है तो आप कैल्शियम को वहीं पे रोक दीजिए जब तक आपका नॉर्मल कंडीशंस में नहीं आ जाते हैं। और अगर डेफिशिएंसी है, मतलब कम ही हो रहा है, हाइपो है या टिटेनियम है, तो उस वक्त आप क्या कीजिए कि सप्लीमेंट लीजिए, कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट लीजिए, या फूड सोर्सेस बढ़ाइए, जो भी है दूध पीना स्टार्ट कीजिए। कोई कंफ्यूजन? मैम क्रैम्प्स मतलब क्या हुआ? हाँ बोलिए, दो आदमी एक साथ नहीं बोलिए, एक साथ एक एक आदमी एक टाइम बोलिए। मैम बोल रहा था क्रैम्प्स मतलब क्या हुआ? क्रैम्प्स मतलब ऐंठन होना। स्पाज्म और क्रैम्प्स लगभग एक जैसा वर्ड है कि ऐंठन होना। एक होता है कि मसल्स पे मसल चढ़ जाना, या कभी कभी हमारा क्या होता है कि बहुत ज्यादा बॉडी ऐंठ रहा होता है, तो उसको ही बोलते हैं। ओके मैम, इसका मतलब क्या बोले? एंड ओवर एक्टिव न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस। ट्विचिंग टाइप का, मतलब फड़कना टाइप का ट्विचिंग, जैसे आइज ट्विचिंग होता है ना, कभी कभी हमारा क्या होता है, आइज में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो क्या होता है, ट्विचिंग इफेक्ट दे देता है, आंख फड़कने लग जाता है, तो हम बोलते हैं अरे कुछ शुभ होगा कुछ अशुभ होगा, बट वो क्या होता है कि हमारा डिहाइड्रेशन के कारण होता है। वैसे ही हमारा क्या होता है कि कुछ एक इंटरनल ऑर्गन्स या फिर न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्शंस में ट्विचिंग आने लग जाता है, वो फड़कना स्टार्ट कर देता है, तो उसको ही बोलते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में आ जाता है। ओके और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? आप पूजा आप कुछ कह रहे थे? हाँ बोलिए। मैम ये बोल रही थी कि हाइपो हाइपर में हाँ, मतलब कैसे पता चलेगा कि हाइपो है या हाइपर है, उसके लिए कोई टेस्ट होगा? सिम्टम्स आने लग जाता है, ठीक है। कैल्शियम जनरली आदमी मिनरल्स का कोई टेस्ट नहीं करते हैं जनरली, जैसे हड्डी उड्डी टूटने लग जाता है उसके बाद आदमी को पता चल जाता है, या फिर आदमी में बॉडी में क्या हो गया कि ऐंठन होने लग जाता है, या फिर क्या बोलते हैं इस टाइप का कुछ स्पाज्म होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है बोन्स में, तो तब जाके आदमी को पता चलता है कि उसमें मिनरल्स की कमी है। ऐसे भी जब हमारे जैसे बॉडी, इसमें रेंज है ना दिया हुआ, रेंज 2.1 तो आपको जनरली 2.1 नहीं से पता चलेगा जब तक कि आप ब्लड टेस्ट नहीं कराएं। इसका अब जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना कैल्शियम लेवल है, क्या है नहीं है, तभी पता चलेगा। जनरली क्या होता है कि हमको फूड में मिनरल्स एंड विटामिन काफी कम मात्रा में खाना है,
ठीक है, काफी कम मात्रा में हमको खाना है। अब इसका कितना है जनरली, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स से ये हमको कितना चाहिए 100 mg पर डे से ज्यादा कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल्स चाहिए। 100 mg पर डे कितना हुआ, बहुत कम हुआ। और वैसे ही जैसे कि हम ये कितना चाहिए हमको जनरली एडल्ट के लिए 800 पड़े ना, 800 mg पर डे, एक ग्लास दूध पी रहे हैं नॉर्मली, उतना हम डाइट ले लेते हैं कि हमारा मेलन्यूट्राइज्ड नहीं हो। लेकिन जो लोग मान लीजिए कि मेलन्यूट्राइज्ड है, जो बाहर रह रहे हैं, जिनको इस टाइप से नहीं खाना पीना मिल रहा है, तो वहां पे उनको रिकेट्स होने लग जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाएगा। और जहां तक रहे बात हाइपोकैल्शियम की और हाइपर कैल्शियम की, अगर इंस्टेंट अगर आप सप्लीमेंट देंगे तो वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, ये हाइपर भी है तो आप वहां पे कम कर दिए। तो इसका क्या होता है कि जैसे जितने भी मिनरल्स डिसऑर्डर है, जितने भी मिनरल्स हैं, सिर्फ कैल्शियम की बात नहीं है, दूसरे जितने भी हैं, तो अगर ज्यादा हो रहा है तो क्या होता है, वो खुद बॉडी उसको एडजस्ट कर लेता है। इनकेस अगर बहुत ही ज्यादा है तभी जाके कोई ना कोई सिम्टम्स दिखाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है आदमी को। उसके बाद जैसे कैल्शियम्स में है तो उसमें ट्विचिंग इफेक्ट आने लग जाता है, जैसे हाइपो जैसे होगा तो आपको लगेगा कि पैर में कोई पिन चुभा रहा है। तो इस टाइप का बहुत सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं, स्पाज्म होने लग जाएगा, ट्विचिंग इफेक्ट आने लग जाएगा। तो आपको पता चलने लग जाता है, फैटिक नेचर होने लग जाएगा, आपको थोड़ा बेहोशी टाइप का आने लग जाएगा। तो आपको लेथार्जिक वाला जितना भी प्रोसेस दिखने लग जाएगा कि आप नहीं नॉर्मल जैसे आप नहीं है, तो आप जाके डॉक्टर्स को बताएंगे। फिर डॉक्टर्स को जांच वाच करता है तो डॉक्टर को पता चल जाएगा अच्छा इसको कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम सप्लीमेंट आपको दे देगा। तो ये सब डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स मतलब सिम्टम्स से हमको पता चलता है नॉर्मली। ओके, बोलिए ऋतिक। मैं बोल रहा था मैम कि अगर हाइपर करेगा तो उसका क्या सिम्टम रहेगी मैम? हाइपर क्या है कि हाइपर का भी लगभग यही सिम्टम्स है, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है। और उसमें क्या है कि थोड़ा अगर आपके बॉडी में कोई भी चीज ज्यादा होने लग जाता है तो ऐसे तो हम क्या करते हैं कि मिनरल एंड विटामिन ज्यादा लेते ही नहीं है, डाइट्स में जनरली कम ही लेते हैं, क्योंकि हमारा जो रेशियो है खाने का विटामिन एंड मिनरल्स का वो बहुत कम है, बहुत ही वाइटल है, बहुत ही वाइटल मात्रा में हम विटामिन और मिनरल्स अपने खाने में लेते हैं। इन केस अगर हम ज्यादा लेने लग गए तो फर्स्टली तो बॉडी क्या करता है, अपने मैकेनिज्म के अनुसार जो उसका मेटाबॉलिज्म हम पढ़े हैं तो उसको क्या करता है, उसको एस्टिमेट करने की कोशिश करता है कि नॉर्मल बन जाए वो। अगर इवेंट जितना बॉडी को जरूरत है उतना वो उसको करता है, उसके बाद उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है बॉडी से। उसके बावजूद भी अगर वो ज्यादा है तो उसका कुछ कुछ सिम्टम्स दिखाने लग जाता है। इसमें भी जैसे हाइपो में भी कॉन्स्टिपेशन शो करता है, तो इसमें भी कॉन्स्टिपेशन शो करता है, इसमें भी फैटिक नेचर शो करने लग जाता है। तो ये सब चीज दिखाता है। और बहुत ज्यादा कैल्शियम है तो वो बोन पे जाके एक बहुत ज्यादा सॉलिड वाला पोर्शन बनाने लग जाता है, जिसका कि अलग से ही एक लेयर जमा होने लग जाता है। तो फिर जाके बोन में पेन होने लग जाएगा। तो जैसे बोन में पेन होगा तो फिर आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, तो वहां पे जब वो पैथोलॉजी करेगा, जब वो जांच करेगा, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया है आपके बोन्स में। तो फिर वहां पे वो अपना इलाज करेगा। तो वो आपको बोलेगा कि आप अपने बॉडी का जो भी खाना खा रहे हैं उसका कटअप कीजिए कैल्शियम का। तो बट जनरली हम क्या करते हैं, जितने भी Okay, मिनरल्स टाइप की चीजें हैं वो जनरली हम खुद ही नहीं खाना खाते है ना। कोई भी आदमी अगर उतना मतलब 5 लीटर दूध नहीं पी रहा है, नॉर्मली 1-2 ग्लास ही दूध पीते हैं। और इन केस जो 5 लीटर पी रहे हैं वो क्या करते हैं, वो उस टाइप का पहलवान टाइप ही आदमी होते हैं जो मेटाबॉलाइज कर लेते हैं उसको अपने बॉडी को, उतना एक्सरसाइज करेगा चाहे जो भी करेगा। क्योंकि इंस्टेंट में अगर आप विदाउट कुछ किए 5 लीटर पी भी लेते हैं तो आपका बॉडी सिस्टम ही उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा बॉडी से, चाहे कोई भी वे हो। ओके, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में? नो मैम। नो मैम। ओके, तो अब नेक्स्ट है फॉस्फोरस। आई थिंक ये कैल्शियम जैसा ही है, सोर्सेज भी लगभग सिमिलर ही है, तो आई थिंक नेक्स्ट डे करते हैं हम। ठीक है, ओके मैम। कोई कंफ्यूजन एनीथिंग कोई भी रिगार्डिंग? और एक No, ma'am. मैम आपको पढ़ाएगी वेंसडे से। ओके, ये रिकॉर्डिंग